प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल की पाठ्य पुस्तक के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इस पुस्तक का पहला जो अध्याय है जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक वैज्ञानिक इरेटोस्थनीज ने किया था और उन्होंने भूगोल को ज्योग्राफिया शब्द के रूप में अभिहित किया था। ज्योग्राफिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक है जियो और एक है ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के भौगोलिक कारकों का अध्ययन, इसके साथ साथ उनका विश्लेषण करना। प्राचीन समय में भूगोल में केवल भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाता था, केवल प्राकृतिक शक्तियों और उससे निर्मित संरचनाओं का अध्ययन किया जाता था। लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि मनुष्य भी प्रकृति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है और इस प्रकार मनुष्य और उसके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों को भी भूगोल की अध्ययन सामग्री में शामिल किया गया। इस प्रकार हम भूगोल को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक होता है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर, इन भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल में मनुष्य के द्वारा अपनी प्रौद्योगिकी और तकनीकी कौशल के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए निर्मित किए गए सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय है मानव भूगोल। तो हमारे अध्ययन का जो विषय रहेगा आज वो है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल से और तकनीकी कौशल से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण करता है, जिसे हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होते हैं? तो मनुष्य जिस प्रकार नदी का बहना एक भौगोलिक घटना है, नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर पर्वतों से होते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो नदी का उद्गम होना और उसका प्रवाहित होना एक भौगोलिक घटना है। नदी के द्वारा बाढ़ का आना भी एक भौगोलिक घटना है। लेकिन मनुष्य के द्वारा अपने तकनीकी कौशल का प्रयोग करते हुए उस नदी पर बांध बना देना, उस नदी पर बांध का निर्माण कर देना तथा बांध से अनेक नहरों का निकाल देना और उस बांध से विद्युत उत्पन्न करना, ये मनुष्य का बुद्धि कौशल है। तो इस प्रकार जो नदी है वो एक भौतिक या भौगोलिक कारक है, जबकि नहर का जो निर्माण है वो एक सांस्कृतिक भूदृश्य है। नदी का अध्ययन हम करेंगे भौतिक भूगोल में, जबकि मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त तथ्यों का उपयोग करते हुए, अपने तकनीकी कौशल का उपयोग करते हुए वो अपने लाभ के लिए उसको परिवर्तित कर दिया है नहर में, और साथ ही बांध का निर्माण करके विद्युत का उत्पादन भी किया है। और ऐसे दृश्यों को सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। तो मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अलावा और कौन कौन से सांस्कृतिक भूदृश्य हो सकते हैं?
तो जैसे मनुष्य के द्वारा नगर का निर्माण करना या खेत का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, ये सारे सांस्कृतिक भूदृश्य में शामिल किए जाते हैं। मनुष्य खुद जो कि जनसंख्या का एक भाग है, जनसंख्या का अध्ययन भी मानव भूगोल का प्रमुख विषय है। तो हम मानव भूगोल में प्रमुख रूप से किन किन विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, इस क्लास में इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वी को मनुष्य का घर माना गया है। पृथ्वी मनुष्य का घर है और मनुष्य पृथ्वी का बच्चा है। तो इस प्रकार भूगोल में प्रारंभ में जिस प्रकार से केवल प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता था, धीरे धीरे ऐसा महसूस किया गया कि मनुष्य भी एक शक्ति के रूप में प्रकृति को प्रभावित करता है। इसलिए मनुष्य के अध्ययन को या मनुष्य की शक्ति के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के भू स्वरूपों और सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन भूगोल में किया जाना चाहिए। और इस प्रकार भूगोल की एक शाखा विकसित हुई जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं। तो मानव भूगोल को समझने के लिए हमें दो तथ्यों पर सबसे ज्यादा बल देना होगा। पहला है प्रकृति और दूसरा है मानव। प्रकृति और मानव के बीच निरंतर अंतर क्रिया होती है, निरंतर अंतर क्रिया होती है। और इस प्रकार कुछ भूगोलवेताओं ने कहा कि केवल भूगोल में प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, कुछ भूगोलवेताओं ने कहा कि नहीं, मनुष्य को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में एक विचारधाराओं का संघर्ष उभर करके सामने आया और इस विचारधाराओं के संघर्ष को ही भूगोल में द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि द्वैतवाद क्या है? तो द्वैतवाद ये है कि भूगोल में केवल प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए या फिर कि मानवीय तथ्यों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इन दोनों के बीच विचारधाराओं का संघर्ष ही द्वैतवाद है। तो द्वैतवाद की नींव सबसे पहले बर्नहार्ड वारेनियस नाम का एक विद्वान था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ज्योग्राफिया जर्नलिस। 1650 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ज्योग्राफिया जर्नलिस। और इस पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात भूगोल में द्वैतवाद मुखर रूप में सामने आया। तो इस प्रकार हम ये भी बता सकते हैं कि भूगोल में द्वैतवाद के उदय का मूल कारण क्या रहा है? तो मूल कारण यही रहा है कि कुछ विद्वानों का मानना था कि भूगोल एक विज्ञान है और उसमें केवल प्रकृति के जो नियम हैं, भौतिक सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन करना है। जबकि कुछ विद्वानों ने माना कि नहीं, मनुष्य भी प्रकृति को बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए मनुष्य को भी या उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन भी भूगोल में किया जाना चाहिए। तो ये हमारे सामने दो रूपों में उभर कर सामने आया। पहला है नोमोथेटिक और दूसरा है इडियोग्राफिक। नोमोथेटिक से मतलब होता है नियम या सिद्धांत। नियम और सिद्धांत शुद्ध जो विज्ञान होते हैं उससे संबंधित होते हैं। जबकि इडियोग्राफिक है जिसमें होता है भाव चित्रण, यानी इसमें मनुष्य की भावनाओं को भी स्थान मिलता है। तो भूगोल में जो भौगोलिक घटनाएं हैं उनकी व्याख्या किस तरह से की जानी चाहिए? तो भूगोल में भौगोलिक घटनाओं की व्याख्या विज्ञान के सिद्धांतों या नियमों के आधार पर की जानी चाहिए या फिर कि उनकी व्याख्या ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर की जाए। तो इन दोनों ही विचारधाराओं में जो भिन्नता रही है उसे ही द्वैतवाद कहा गया है। द्वैतवाद को अंततः अस्वीकार किया गया और ये कहा गया कि प्रकृति और मनुष्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तथा दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए द्वैतवाद को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि भूगोल में प्रकृति और मानव दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार भूगोल में द्वैतवाद ने
एक नई बहस उत्पन्न की थी। अब हम आ जाते हैं कि भूगोल में अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, और दो उपागम कौन कौन से हैं? पहला उपागम है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम का तात्पर्य होता है कि भूगोल के अध्ययन की शैली क्रमबद्ध होनी चाहिए, और प्रादेशिक उपागम का तात्पर्य है कि भूगोल में अध्ययन जो है वो पूरी पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटकर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम होते हैं, एक है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम में भौतिक तथ्यों का या मानवीय सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। जैसे कि हमें गेहूं के उत्पादन का अध्ययन करना है, तो गेहूं के उत्पादन का अध्ययन हम करेंगे जैसे कि जिला स्तर पर, उसके बाद हम राज्य स्तर पर, उसके बाद हम देश के स्तर पर, और उसके बाद हम महाद्वीप के स्तर पर करेंगे। तो ये एक क्रम रहता है और अध्ययन की एक शैली है क्रमबद्ध अध्ययन। इसी प्रकार प्रादेशिक अध्ययन में हम पूरी पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट करके उसका अध्ययन करेंगे, और इस प्रकार दोनों में यही मुख्य अंतर है कि क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो एक ही वस्तु का पूरे विश्व के संदर्भ में अध्ययन करता है, जबकि प्रादेशिक अध्ययन में पूरी पृथ्वी के धरातल को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसे ब्लास ने पेज कहा है। तो इस प्रकार अब हम आ जाते हैं मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो मानव भूगोल की तीन प्रमुख परिभाषाएं हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, और इन परिभाषाओं में विद्यार्थियों को याद करने में कई बार दिक्कत महसूस की गई है। तो यहाँ पर मैंने एक विशेष तरीका अपनाने का प्रयास किया गया है कि परिभाषाओं को याद करने के लिए हमें उन परिभाषाओं में जो कीवर्ड होते हैं वो याद रखने होंगे, तो हमारे पूरी परिभाषा जो है वो अच्छी तरह से याद रहेगी। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी है मानव भूगोल की, उन भूगोलवेताओं का नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के भूगोलवेता हैं, और इन्हें मानव भूगोल का जनक भी माना जाता है। तो मानव भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है उसमें तीन कीवर्ड प्रमुख हैं, जिसमें एक तो है मानव समाज, यहाँ पर समाज आएगा, मानव समाज, और एक है धरातल, और एक है संश्लेषित अध्ययन। तो इस प्रकार रेटजेल ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो इस प्रकार दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इस प्रकार यह परिभाषा काफी सहज हो जाती है। दूसरी परिभाषा दी है एलन सी सैंपल ने। एलन सी सैंपल अमेरिकन भूगोलवेता हैं और फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या भी रही हैं। एलन चर्चिल सैंपल ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है। तो इसके जो तीन कीवर्ड हैं वो हैं अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील संबंध। तो देखिए जो सैंपल ने परिभाषा दी है वो इस प्रकार होगी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और तीसरी प्रमुख परिभाषा दी है पोल विडाल डीला ब्लास ने। पोल विडाल डीला ब्लास फ्रांस के भूगोलवेता हैं तथा संभववाद के जनक भी हैं। तो ब्लास ने जो परिभाषा दी है उसके भी तीन कीवर्ड हैं, भौतिक नियम, जीवों और संश्लेषित ज्ञान। तो ब्लास की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। तो इस प्रकार मानव भूगोल की ये तीन परिभाषाएं हैं
जिसे हम पुनः रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी परिभाषा में संश्लेषण पर सबसे अधिक बल दिया है और उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। इसी प्रकार एलन चर्चिल सैंपल ने अपनी परिभाषा में मोबिलिटी पर अधिक बल दिया है, यानी गत्यात्मकता पर अधिक बल दिया है। और इनकी परिभाषा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी इनकी परिभाषा में संबंधों के परिवर्तन पर बल दिया गया है। पोल विडाल डिला ब्लास ने जो परिभाषा दी है वो है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के मध्य अधिक संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। तो आशा है कि आपको ये तीनों परिभाषाएं अच्छी तरह से याद हुई होंगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मानव भूगोल में दो प्रमुख कारक यहाँ पर हमने इंगित किए हैं। एक है प्रकृति या भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव। मानव भी एक शक्ति के रूप में प्रकृति को प्रभावित करता है और मनुष्य स्वयं में भौतिक पर्यावरण से प्रभावित भी होता है। तो इस संबंध में यहाँ पर दो विचार हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक है प्रकृति का मानवीकरण और दूसरा है मानव का प्रकृतिकरण। देखिए, प्रकृति का मानवीकरण क्या है? जब मनुष्य अपनी तकनीकी कुशलता के माध्यम से प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है, उस स्थिति में मनुष्य प्रकृति की जो चरम स्थितियां होती हैं उनसे बच करके प्रकृति का लाभ उठाने की स्थिति में होता है। तो मानव किन उपकरणों की सहायता से निर्माण करता है? यानी मनुष्य, उपकरणों से तात्पर्य है टेक्नोलॉजी, यानी मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग अपने तकनीकी के माध्यम से अपने लाभ के लिए करता है और प्रकृति की विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसी स्थिति को हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि नदी के द्वारा कुछ क्षेत्रों में भारी बाढ़ आती है, लेकिन मनुष्य नदी के ऊपर बांध बना रहता है। इसी प्रकार डेजर्ट एरिया में वहाँ पर बहुत कम वर्षा होने के कारण जल का अभाव रहता है, लेकिन मनुष्य नहरें निकाल कर रेगिस्तान को हरा भरा कर देता है। तो ये सब संभव हो पाता है तकनीकी की वजह से। तो जो तकनीकी है वो पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है और मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी कौशल के माध्यम से प्रकृति को अपने अनुकूल करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, जब गर्मी आती है तो हम पंखा चलाते हैं या एसी का प्रयोग करते हैं, जिससे हम प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा से बचने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यही स्थिति प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। मनुष्य ने एक दिन में प्रौद्योगिकी का विकास नहीं कर लिया है, बल्कि प्रौद्योगिकी के विकास का एक क्रमिक इतिहास रहा है। सबसे पहले मनुष्य ने अग्नि की खोज की और अग्नि का आविष्कार भी उस समय आदि मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें वह मांस को और कंदमूल फल को पकाकर खाने लगा। धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ। मनुष्य पाताल से लेकर के अंतरिक्ष तक तकनीकी के माध्यम से पहुंचा और वहां की जानकारियां प्राप्त की। मनुष्य ने डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत सी बीमारियों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने देखा था कि किस प्रकार से मनुष्य ने तकनीकी का प्रयोग करके डिजिटल माध्यम से और
नई नई दवाओं का विकास करके, पीपीई किट आदि का निर्माण करके उस महामारी पर किस प्रकार से नियंत्रण किया, तो वो स्थिति जो है वो प्रकृति का मानवीकरण कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ जो उदाहरण दिया गया है कि प्रकृति के मानवीकरण का, पुस्तक में जो उदाहरण दिया गया है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो वो एक ट्रोंडहाइम शहर का उदाहरण दिया गया है। और ट्रोंडहाइम शहर जो है वो ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर भारी बर्फबारी होती है और वह बहुत ही अति शीतित क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। तो वहाँ पर वहाँ का कोई नागरिक है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, पर्यावरण की विषमता होते हुए भी तकनीकी के माध्यम से अपने जीवन को कितना सरल व सुविधाजनक बना लेता है। तो मनुष्य अपने तकनीकी कौशल और बुद्धि कौशल का प्रयोग करके प्रकृति की विषम परिस्थितियों को भी अपने जीने लायक बना लेता है। उस स्थितियों को हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो तथ्य है वो है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण एक सीधा सा सरल सा तथ्य है जिसमें मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रदत्त आदेशों का पालन करता है। यानी मनुष्य प्रकृति की पूजा करता है और प्रकृति से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि मनुष्य के पास तकनीकी क्षमता का अभाव है। तो मानव के इतिहास के विकास क्रम में मनुष्य के पास प्रारंभिक अवस्था में उच्च तकनीकी नहीं थी। तकनीकी नहीं होने के कारण मनुष्य आदिम अवस्था में था और वह प्रकृति को देवता मानकर उसकी पूजा करता था। हालांकि एक अच्छी बात है प्रकृति का सम्मान करना, लेकिन मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता था टेक्नोलॉजी के अभाव में। ऐसे में मनुष्य जो है वो प्रकृति के आदेशों का पालन करता था और प्रकृति के साथ वह समायोजन की क्रिया करता था जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट की क्रिया को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा गया है। अगर हमें दो शब्दों में प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण समझना हो तो हम ये कहेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण से तात्पर्य है कि मनुष्य प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है, जिसे हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। जबकि मानव का प्रकृतिकरण से तात्पर्य है कि मनुष्य एडजस्ट कर लेता है, प्रकृति के आदेशों के अनुसार काम करता है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है मध्य प्रदेश का, जो मानव का प्रकृतिकरण है उसमें। तो मध्य प्रदेश में अबुझमाड़ एक इलाका है और वहाँ पर आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों के द्वारा कृषि की जाती है जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो मनुष्य वहाँ पर स्थानांतरित कृषि करने के लिए बाध्य क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तकनीकी के अभाव में वह स्थानांतरित कृषि करता है। जबकि एक तरफ यहाँ पर आधुनिक पॉली हाउस बन रहे हैं, हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और नए नए एग्रीकल्चर की तरफ, एक्वा एग्रीकल्चर, मेराइन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी स्थिति में मनुष्य स्थानांतरित कृषि भी करते हैं क्योंकि उन तक तकनीकी अभी तक पहुंची नहीं है। इसलिए जब तक मनुष्य के पास तकनीकी नहीं है, मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल करके समायोजन करने का प्रयास करता है। मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे में विभिन्न भूगोलवेताओं और विचारकों के बीच एक वैचारिक संघर्ष उभर कर सामने आया जिसे मानव पर्यावरण संबंधी विचारधारा कहा जाता है। तो इस संबंध में तीन प्रमुख विचारधाराओं का उदय हुआ, जिनमें सबसे पहली विचारधारा है निश्चयवादी विचारधारा, दूसरी विचारधारा है संभववादी विचारधारा और तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवादी विचारधारा। इनमें प्रत्येक विद्वान किसी न किसी विचारधारा के पक्ष में अपना विचार व्यक्त करता रहा है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं निश्चयवादी विचारधारा का।
निश्चयवादी विचारधारा को नियतिवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। डिटर्मिनिज्म, इस विचारधारा का उद्गम जर्मनी में हुआ। जर्मनी के भूगोलवेताओं ने निश्चयवादी विचारधारा का पोषण किया। इसके प्रमुख प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल थे और फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तकों में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया। निश्चयवादी विचारधारा में यह है कि मनुष्य प्रकृति का दास है तथा प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार निश्चयवादी विचारधारा में प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वोत्तम और श्रेष्ठ नियंत्रक कारक माना गया है और निश्चयवादी विचारधारा के जनक भौतिक पर्यावरण की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। दूसरी जो विचारधारा है जिसे हम संभववादी विचारधारा कहते हैं, इसमें मनुष्य की क्षमताओं और कौशल को महत्वपूर्ण माना गया तथा संभववादी विचारधारा का उद्भव प्रमुख रूप से फ्रांस में हुआ। संभववादी विचारकों में सबसे पहले नाम आता है विडाल डी ला ब्लास का, जो कि फ्रांस के प्रमुख संभववादी भूगोलवेता हैं। तो संभववादी विचारधारा में यह माना गया है कि मनुष्य प्रकृति का निष्क्रिय एजेंट नहीं है, बल्कि वह भी प्रकृति में सतत परिवर्तन करने में सक्षम है। इसलिए मनुष्य भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है और मानव भी शक्तिशाली कारक है। इसलिए संभववादी विचारधारा मानव की श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। तीसरी प्रमुख विचारधारा है नव निश्चयवादी विचारधारा। जब एक तरफ प्रकृति को सर्वोत्तम माना जा रहा था और एक तरफ मानव के शक्ति कौशल को श्रेष्ठ माना जा रहा था, उस समय एक विचारधारा आई जिसे हम नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। इस विचारधारा के प्रतिपादक थे ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी नागरिक ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा से जुड़े हुए कई प्रश्न परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते रहे हैं। तो तीनों विचारधाराओं में यह सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा का मानना है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के शत्रु नहीं है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में उन्हें प्रतिस्पर्धी के रूप में न देखा जाकर उन्हें एक पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए और मनुष्य व प्रकृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने यातायात नियंत्रक का एक उदाहरण देकर अपनी इस विचारधारा को पुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भौतिक पर्यावरण एक यातायात नियंत्रक की तरह है जो मानव के विकास की गति को धीमा कर सकता है, लेकिन मानव विकास की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार तीन विचारधाराएं मानव पर्यावरण संबंधों के रूप में हमारे सामने आती हैं। इसमें निश्चयवादी विचारधारा प्राकृतिक श्रेष्ठता को सिद्ध करती है, जर्मनी में इसका उद्भव हुआ, जबकि संभववादी विचारधारा मानव को श्रेष्ठ मानती है और इस विचारधारा का उद्गम फ्रांस में हुआ। नवनिश्चयवादी विचारधारा दोनों ही अतिवादी विचारों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार ये तीन महत्वपूर्ण मानव पर्यावरण संबंधों की विचारधाराएं रही। मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में सबसे प्रमुख उपक्षेत्र है आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, संसाधन भूगोल और अधिवास भूगोल। तो इस प्रकार मानव भूगोल में मानव के द्वारा निर्मित किए गए सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। समय के गलियारे में मानव भूगोल। तो समय के साथ मानव भूगोल का विकास किस तरह से हुआ उसे हम समझने की कोशिश करेंगे।
तो मानव भूगोल का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही और उसमें हम क्रम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको उपनिवेशवादी युग और अंतर महायुद्ध अवधि के दशक में विभाजित किया गया है। उपनिवेशी जो युग है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, आरंभिक उपनिवेशवादी युग और उत्तर उपनिवेशवादी युग। उसके बाद दूसरा आता है अंतर युद्ध अवधि का 1930 का दशक, और फिर आता है 3 नंबर पर 1950 और 1960 का दशक, 1970 का दशक और 1990 का दशक। तो सबसे पहले हम आते हैं आरंभिक उपनिवेशवादी युग में मानव भूगोल के विकास की क्या प्रवृत्तियां रही थी। तो आरंभिक उपनिवेशवादी युग में प्रमुख जो प्रवृत्ति थी वह थी अन्वेषण और विवरण की प्रवृत्ति भूगोल में प्रमुख रूप से रही थी। अन्वेषण से तात्पर्य है कि यूरोपीय देशों विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल में नेवी की शक्ति का विकास हो गया था। वहाँ पर जलीय जहाज़ों के द्वारा अलग अलग देशों में भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिक नए नए स्थानों की खोज, अन्वेषण या अनुसंधान करने के लिए उन्होंने बहुत लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की, और इसका सबसे प्रमुख जो जनक था वो था द प्रिंस हेनरी नेविगेटर। तो इस प्रकार अन्वेषण के इस युग के साथ साथ उन्होंने प्राकृतिक तथ्यों का विवरण भी अपनी पुस्तकों में लिखना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार आरंभिक उपनिवेशवादी युग में अन्वेषण और विवरण की ही प्रधानता रही, जिसमें कुछ मानवीय तथ्यों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया। उसके बाद आता है उत्तर उपनिवेशवादी युग। उत्तर उपनिवेशवादी युग में प्रादेशिक विश्लेषण की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख रही। इसमें पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर वहाँ की जलवायु, वहाँ की भौतिक दशाओं और भौगोलिक स्थितियों को समझने का प्रयास किया गया। तो उत्तर उपनिवेशवादी युग की प्रमुख जो विशेषता थी वो थी प्रादेशिक विश्लेषण। उसके बाद आता है दो महायुद्धों के बीच की अवधि, यानी 1930 का दशक। और 1930 के दशक की जो प्रमुख प्रवृत्ति रही थी वो थी क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन पर सबसे अधिक काम किया है हार्सोन ने और हेटनर ने। क्षेत्रीय विभेदन क्या है? देखो, पृथ्वी का प्रत्येक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से किसी न किसी रूप में, भौतिक कारकों में, आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से भिन्न है। तो वहाँ पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का विकसित होना और भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन निर्वाह के साधनों का विकसित होना ही क्षेत्रीय विभेदन को दर्शाता है। तो उन क्षेत्रों में जो भिन्नता है उसके कारणों को खोजने का प्रयास किया गया, और इस प्रकार 1930 का दशक क्षेत्रीय विभेदन को समर्पित रहा। उसके बाद आता है 1950 के बाद और 1960 का दशक। इस दशक की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही थी स्थानिक संगठन, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन की प्रवृत्ति यहाँ पर रही थी। और इस दशक में भूगोल को भौतिक विज्ञानों के करीब ले जाने का प्रयास किया गया, ताकि भूगोल सामाजिक विज्ञानों की तरफ न झुक करके भौतिक भूगोल के पुष्ट नियमों की तरह ठोस बात करे। और इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारी वैज्ञानिक विधियों को और गणितीय मेथड को भूगोल में लागू करने का प्रयास किया गया। इस स्थिति को ही भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसमें सांख्यिकी विधियों के माध्यम से भूगोल के नियमों को और सिद्धांतों को पुष्ट करने का प्रयास किया गया। उसके बाद आता है 1970 का दशक। 1970 के दशक में दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। तो यह युग दार्शनिक विचारधाराओं के उदय को समर्पित है, और 1970 के दशक में प्रमुख रूप से 3 दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसमें मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा, और आमूलवादी जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स के रेडिकल विचारों पर आधारित है,
जिसमें निर्धनता का मूल कारण पूंजीवाद को माना गया है, जबकि मानवतावादी विचारधारा जो है वो कल्याणपरक विचारधारा है, जो मनुष्य के कल्याण को ही सर्वप्रमुख मानती है। और तीसरी प्रमुख विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा में मनुष्य की प्रजाति, जाति, धर्म और उसके सामाजिक पक्षों पर बल दिया गया। तो ये जो 1970 का दशक था, जिसमें विज्ञान की तरफ से बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हुआ और मानवीय भावनाओं का उदय भूगोल में हुआ, जिसे हम दार्शनिक विचारधारा कहते हैं। और यह दार्शनिक विचारधाराओं के आने का मूल कारण यही था कि भूगोलवेत्ता मात्रात्मक क्रांति से असंतुष्ट हो गए थे। तो प्रश्न ये आ सकता है कि मात्रात्मक क्रांति से असंतुष्टि होने पर भूगोल में किन विचारधाराओं का उदय हुआ। उसके बाद आता है 1990 का दशक, जिसे उत्तर आधुनिकवाद कहते हैं। उत्तर आधुनिकवाद में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, जिसमें हम सामरिकता के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में पढ़ते हैं तथा आपदा प्रबंधन के नई नई विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार यह जो दशक है वो निरंतर नई नई चीज़ों को भूगोल में समाहित करने का प्रयास करता रहा, जिससे कि भूगोल अधिक से अधिक मानव केंद्रित हो सके और भूगोल के अध्ययन से मानव के जीवन को हम अधिक सुगम बना सकें।